वेलकम एवरीबॉडी। अपन इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लासेस कर रहे हैं जो हिस्ट्री के टॉपिक में आता है, मॉडर्न इंडिया, एआरओ और आरओ के एग्जाम के लिए। पिछले क्लास में अपन ने एक बात डिस्कस करी थी कि कैसे जो बंगाल का पार्टीशन हो रहा था वो अनाउंस होने की ओर था, और इसी तौर पर अपन ने देखा था कि मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि कांग्रेस का गठन हो चुका था। कांग्रेस ने कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स रखनी स्टार्ट कर दी थी, और कांग्रेस बोल्डली जो पार्टीशन का प्लान अनाउंस हुआ था उसे अपोज कर रही थी। अब इसी में अपन ने यह भी देखा था कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे, दो अलग अलग आइडियोलॉजी पे, दो अलग अलग काम करने के तरीके पर अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसी डिफरेंसेस की वजह से जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी, काम करने के तरीके, वर्किंग स्टाइल में आता है, अपन देखेंगे कैसे ये कांग्रेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट करा एंड अल्टीमेटली दैट लेड टू द सूरत स्प्लिट। तो इस टॉपिक में अपन बात करेंगे फ्रॉम 1905, जो कि बंगाल पार्टीशन से आगे तक अपन बात करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्वदेशी मूवमेंट में। तो 1905 में स्वदेशी मूवमेंट अनाउंस किया गया था। क्यों? क्योंकि यहां पर अपन ने देखा था लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया था। तो सबसे पहले 1903 में ओपनली कहा गया था कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया जाएगा, और फिर फाइनली इन द मंथ ऑफ जुलाई 1905 एग्जैक्टली कैसे होगा ये प्लान को अनाउंस किया गया, और उसी साल यानी 1905 के अक्टूबर मंथ के में फाइनली बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया। अब यदि अपन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। जैसे अपना मेथड है, विच इज द मोस्ट लाइकली रीजन ऑफ ब्रिटिश टू पार्टीशन बंगाल। बंगाल पार्टीशन का मेजर कारण क्या था? टू अपीज मुस्लिम पॉपुलेशन इन ईस्टर्न बंगाल बाय गिविंग देम अ सेपरेट प्रोविंस। एक तरीके से ये सही रीजन है, बट ध्यान रखिएगा आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना पड़ता है। टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बाय डिवाइडिंग द अनयील्डिंग बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ये जो है ये ऐसा ब्रिटिश ने कहा था, बट ये रियल रीजन नहीं था। टू वीकन द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट कॉन्सेंट्रेटेड इन वेस्टर्न बंगाल। तो सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब यदि सी नहीं होता तो आप ए को भी बोल सकते हो कि बिल्कुल इसके साथ आप देखोगे ए भी सही था। ठीक है, तो सबसे कारण अभी अपन ने देखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, उसके पहले अपन ने कई कांग्रेस से पहले छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन देखा था जो पर्टिकुलरली लीडर्स लाइक आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने लीड किया था, और ऐसी कई मैसिव गैदरिंग्स ये कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। इसी कारण बंगाल एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां पर बहुत तेजी से ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह हो रहा था। इसी नेशनलिज्म स्पिरिट को कंटेन करने के लिए ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि बंगाल को डिवाइड कर देते हैं। तो टू गेन बेटर एक्सेस टू रिसोर्सेस एंड ट्रेड राउट्स इन रीजन, दिस इज रॉन्ग। सो अभी अपन देखते हैं इसके आगे। नाउ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो क्या हुआ था अपन ने देख लिया कैसे हुआ था। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल को बेसिकली यानी कि जो एक यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ बंगाल था उसे दो पार्ट, यानी कि आज की डेट में वेस्ट बंगाल और पहले का ईस्ट बंगाल में पार्टीशन कर दिया गया। जो ईस्ट बंगाल है दैट इंक्लूडेड टुडेस डे ऑफ, यदि आज के डे का अपन बांग्लादेश देखें वो रहेगा और आसाम रहेगा। वहीं यदि जो वेस्ट बंगाल है वो आज का वेस्ट बंगाल इंक्लूड करेगा, प्लस कैन यू सी दैट दिस इंटायर रीजन इज वेस्ट बंगाल, सो इट इंक्लूडेड प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, ऊपर आ जाएगा बिहार और नीचे आ जाएगा उड़ीसा। तीनों के तीनों स्टेट्स जो थे वो वेस्ट बंगाल में इंक्लूड होते थे। यदि अपन देखें ऑफिशियल रीजन क्या दिया गया, तो गवर्नमेंट ने बोला, ब्रिटिशर्स ने बोला कि जो बंगाल की पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा हो गई है। इतनी हो गई है कि 1/4 पॉपुलेशन जो ओवरऑल ब्रिटिश इंडिया की थी उसमें 25% पॉपुलेशन बंगाल की ही है। क्लोज टू 7.8 करोड़, आप लिटिल लेस देन 8 करोड़ मान सकते हो पॉपुलेशन हो गई थी। इस वजह से डेवलप करने के लिए क्या जरूरत है कि डेवलप करें तो पार्टीशन करें और उस तरीके से उसे कन्वीनियंटली और ज्यादा प्रोग्रेस किया जाए। साथ ही साथ आसाम का भी डेवलपमेंट किया जाए। अभी क्या है, आसाम बंगाल का ही पार्ट है। यदि एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया जाए तो आसाम का डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। दिस वॉज अ बेसिक आइडिया। अब यहां पर क्या था, आसाम में बेसिकली कोल, टी, ये सब प्लांटेशन की इंडस्ट्री की वजह से गवर्नमेंट चाहते थे क्या कि यहां पर इंडिपेंडेंट रेलवे इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ब्रिटिश से इंडिया में उन्हें एक्सेसिव रिटर्न मिल सके। तो उनके कन्वीनियंस के लिए भी बंगाल का पार्टीशन किया गया। दिस आर द रीजंस। अब यदि अपन देखें एक्चुअल रीजन, तो एक्चुअल रीजन क्या था
कि ये बंगाल नेशनलिज्म को कमजोर करना चाह रहे थे। ऐसा अपन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बंगाल में अपन ने देखा मेजर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की, और एनालिस्ट का मानना है यदि एक्चुअली उसे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए करा जाता, तो उसे लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस में विभाजन करना चाहिए। बट इन्होंने क्या किया, रिलीजन के बेसिस में विभाजन किया। तो जैसे कि ईस्ट बंगाल यदि अपन देखें तो ईस्ट बंगाल में डोमिनेंट कौन हो गए, यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो डोमिनेटिंग हो गई। और वहीं पर यदि अपन इस प्रोविंस यानी कि वेस्ट बंगाल में देखें तो लैंग्वेज के टर्म्स में क्या हुआ, यहां पर बंगाली डोमिनेंट कम्युनिटी नहीं रही क्योंकि उड़िया कम्युनिटी ज्यादा डोमिनेंट हो गई। यानी कि आप बंगाल को देखो, जहां पर मेजर नेशनलिज्म का सेंटर था उसे एक तरीके से रिलीजन के लाइन पर डिवाइड कर दिया गया, जहां पर कहा गया यहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड बना दिया गया और इसे वेस्ट बंगाल को हिंदू डोमिनेटेड। और ईस्ट वेस्ट बंगाल को अगेन लैंग्वेज के बेसिस से में भी बंगाली माइनॉरिटी ग्रुप हो गई अब वेस्ट बंगाल में भी। दोनों के दोनों तरीके से बंगाल को अपने ही राज्य में बंगाली लोगों को माइनॉरिटी कम्युनिटी बना दिया गया। दिस इज द बेसिक आइडिया। अब द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, अब यहां से इसी की वजह से जब क्या हुआ, पार्टीशन अनाउंस किया गया तो सारे के सारे एक बात पर यूनाइट थे। यदि अपन देखें 1905 में जब ये अनाउंस किया गया जुलाई के मंथ में, तभी से एक बात तय हो गई थी, दोनों के दोनों ग्रुप्स मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों के दोनों ग्रुप इसको अपोज करना चाहते थे। इनके तरीके थोड़े से अलग थे और इनके जो एजेंडा थे अलग थे, बट एक चीज में यूनाइटेड थे कि बंगाल का विभाजन हमें रोकना है और जब हो गया तो हमें उसे रिवर्स करना है। तो कंटिन्यू करते हैं अपन इसी में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स एंड देयर एसोसिएटेड न्यूज़पेपर्स इज इनकरेक्ट, ध्यान रखिएगा इनकरेक्ट पूछा है। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, अपन ने पढ़ा इनका फेमस पेपर क्या है, बंगाली। तो एक कॉलम मैंने आपको दिया था, एक चार्ट बना के दिया था, वो जरूर याद करिएगा, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये उसी में से लिया गया है। विपिन चंद्र पाल का वंदे मातरम, ये भी उसी में कवर्ड था। औरोबिंदो घोष का युगांतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। भूपेंद्र दत्त का द हिंदू, ये गलत है, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने हिंदू लिखा था। तो डी इज द आंसर, इनकरेक्ट पूछा है तो डी इज द आंसर। कुछ न्यूज़पेपर टोटल यदि आप देखो तो एक टेबल वो पहले मैंने दिया था और कुछ क्वेश्चंस मैं ऐड कर रहा हूं, जैसे आगे गांधी जी आएंगे, एनी बेसेंट आएंगे, तो उनके न्यूज़पेपर्स भी मैं ऐड करूंगा जो बहुत फेमस है। तो ऐसे करके 15 से 20 न्यूज़पेपर होंगे टोटल, मैक्स 15 होंगे, वो आपको याद रखना है। और उनके अलावा जनरली पूछे कम जाते हैं, बट फिर भी एटलीस्ट इतने तो याद करना ही है। तो अब तो क्या हुआ, इस तरीके से ये हुआ। अब क्या हुआ, जैसे ही प्लान बन गया कि स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करेंगे, तो ऑफिशियली कहां इसे अनाउंस किया गया, कैलकाटा टाउन हॉल में एक बैठक बुलाई गई 1905 में अगस्त के महीने में। यानी कि अब डिक्लेयर किया गया कि हम स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। अब मैंने आपको पिछले सेशंस में बताया था कि कांग्रेस क्या थी, एक एनुअल बैठक की तरह थी, जहां पर सालाना एक बार दिसंबर के मंथ पर मीटिंग होती थी, एक सेशन होता था जहां पर ये एजेंडा डिस्कस करते थे। तो दिसंबर हर साल होता था और स्पेशल मीटिंग होती थी तो एक और मीटिंग बुला लेते थे साल में। तो यहां पर आप देखो स्वदेशी मूवमेंट कब जॉइन हुआ, 1905 में कैलकाटा में हुआ, लेकिन ये दिसंबर मंथ में नहीं है, ये अगस्त मंथ में। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बोल रहा हूं, अगस्त में 1905 में कैलकाटा में स्वदेशी मूवमेंट को प्रोक्लेम किया गया। दैट इज इंपॉर्टेंट। नॉर्मली जितने भी होते हैं दिसंबर सेशन होते हैं, बट जो एजेंडा ड्रॉ हुआ स्वदेशी मूवमेंट का, रिजोल्यूशन पास हुआ, वो अगस्त 1905 में हुआ। इसके बाद अपन बात करते हैं आईएनएस, जो कांग्रेस का सेशन हुआ 1905 में, ये क्या हुआ, ये दिसंबर का रेगुलर सेशन था, यहां पर बनारस में हुआ। इसमें क्या हुआ, लीडर जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, यहां से अब आप देखोगे डिक्लेयर तो कर दिया कि हम स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। अब जैसे ही मूवमेंट की बात आई तो अब यहां से दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि मॉडरेट्स लोगों का तरीका अपन ने देखा है काम करने का बिल्कुल अलग है और एक्सट्रीमिस्ट लोगों का बिल्कुल अलग है। मॉडरेट्स क्या मानते थे, ये ब्रिटिशर्स को मानते थे कि ये बेनोवलेंट हैं, ये इंडियंस का अच्छा चाहते हैं, बस उन्हें हमें प्रेयर करना है, पिटिशन करना है और इन तरीके से जो ग्राउंड लेवल के इंडियंस की सिचुएशन है उनके बारे में अवेयर कराना है। बट एक्सट्रीमिस्ट क्या बोलते थे, ये मास मूवमेंट पे बिलीव करते थे, एक्सट्रीम मेथड्स जैसे कि
स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट करो इनके गुड्स का, इस तरीके के मेथड्स पे बिलीव करते थे। तो कैसे ये प्रोसीड होगा, इसी पर डिफरेंसेस यहीं से इमर्ज होने लगे। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इवन यदि आप देखोगे एक्सट्रीमिस्ट में भी डिफरेंसेस थे, एक यूनाइटेड विजन नहीं था इंडिया का। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप बाल गंगाधर तिलक देखोगे तो इनके लिए जो स्वराज की मतलब थी कि कहीं ना कहीं ग्रेट ब्रिटेन का ही पार्ट रहे, बट इनको कुछ इंडियंस को कुछ कंपैरेटिवली एक फॉर्म ऑफ सेल्फ रूल मिल जाए, होम रूल लीग का जो मूवमेंट था, आगे पढ़ेंगे अपन, उस तरीके से कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन कंट्रोल के हाथ में आ जाए और कुछ लिबर्टी मिल जाए। वहीं पर यदि आप औरोबिंदो घोष का देखोगे और बिपिन चंद्र पाल का, तो औरोबिंदो घोष बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे थे। इनका क्या मतलब था, स्वराज मतलब ब्रिटिश को भगाओ, कोई भी सेल्फ रूल, इस टाइप के नोशंस आर इररेलेवेंट, और स्वराज मतलब ब्रिटिश को इंडिया से भगाना, और टोटल फ्रीडम इनका एक एम था। वहीं बिपिन चंद्र पाल का बीच में कुछ नोशन आता है। मुद्दे की बात, ना सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में डिफरेंस था, मॉडरेट्स में कुछ डिफरेंसेस थे, बट एक्सट्रीमिस्ट के विजन में भी बहुत ज्यादा अंतर था। दैट इज अ बेसिक आइडिया। अगला अपन बात करते हैं, अब देखो जैसे स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो स्वदेशी मूवमेंट में बहुत तरीके के इनोवेटिव मेथड्स यूज किए गए, जिससे लोगों को यूनाइट किया गया और हर एक एरिया में रिसर्च की गई, उस एरिया को बढ़ाया गया। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं कल्चरल सेगमेंट में, तो कल्चरल सेगमेंट में क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बंगला लिखा। ये क्या है, ये आज की डेट में बंगाल का नेशनल एंथम है। रविंद्रनाथ टैगोर एक ही ऐसे पर्सन है जो दो कंट्री के नेशनल एंथम लिखे हैं, इंडिया और बांग्लादेश का। तो अमर सोनार बंगला इसी समय लिखा गया। ये क्या दिखाता है, ये पार्टीशन के प्रति जो कॉमन लोग हैं उनके रिसेंटमेंट को शो करता है। ऐसे ही यदि अपन बात करें, एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, मैच द इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स इन ईच रीजन विद देयर करस्पॉन्डिंग लोकेशन। सो 1905 के प्रोटेस्ट में कौन सा लीडर कहां लीड कर रहा था, ये आपको मैच करना है। तो तिलक अपन ने देखा है कहां पे थे, पुणे और महाराष्ट्र में, तो पुणे एंड बॉम्बे, दिस इज तिलक। लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह कहाँ के हैं, ये ऑब्वियसली पंजाब के हैं, तो ये पंजाब हो गया। सईद हैदर राजा ये दिल्ली में कर रहे थे, और चिदम्बरम पिल्लई एंड सुब्रमण्यम भारती ये हो गए मद्रास के। दिस वर द लीडर्स जो 1905 का स्वदेशी मूवमेंट इन रीजन से लीड किए। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट। अब एक्सट्रीमिस्ट का क्या विजन था, इन्होंने अलग अलग नोशन को किया। जैसे सबसे पहले बॉयकॉट, कोई भी ऐसी चीज जो ब्रिटिश से एसोसिएटेड है उनको बॉयकॉट करो। जैसे क्लोथ हो गए, अदर फॉर्म्स, कोई भी गुड्स है उनको बैन करो, स्कूल को बैन करो, अलग अलग फॉर्म के लॉयर्स यानी कि एजुकेशन तो हो ही गया, कोई भी लॉ, पुलिस, इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस को बैन करो। हम सब कुछ अपने तरीके से बनाएंगे। यदि बॉयकॉट कर रहे हो तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा, स्वदेशी, तो हम खुद के स्कूल बनाएंगे, हम खुद के कपड़े बनाएंगे, इस तरीके का एजेंडा था। तो अब देखो उसी में स्वदेशी में जो इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया गया, ठीक है, और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये दोनों सेटअप किया गया। कब सेटअप किया गया, 1906 के स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रख लीजिएगा, कौन से मूवमेंट के दौरान सेटअप हुए, बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हु सर्व्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ बंगाल नेशनल कॉलेज व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अगस्त 1906 इंस्पायर्ड बाय टैगोर्स शांति निकेतन। तो अब अगेन क्या हुआ, अलग अलग इंस्टीट्यूट सेटअप है, उसी में एक इंस्टीट्यूट है बंगाल नेशनल कॉलेज। इसके प्रिंसिपल कौन थे, औरोबिंदो घोष, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब जैसे अपन इसका इकोनॉमिक डायमेंशन देखें, तो इकोनॉमिक में क्या था, जैसे अभी तक जो ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे अपन शिप पर भी, तो हाँ, तो स्वदेशी मतलब क्या हुआ, हम सारे गुड्स को खुद से प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि अपनी की खुद स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी एक डेवलप की गई। किसने की, वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने, इन्होंने की। ऐसे ही बहुत सारे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई इसी दौरान। कल्चरल डायमेंशन में आप देखोगे, कल्चर में भी हम बेसिकली क्या किए थे, यदि आपने पढ़ा होगा तो मुगल के लास्ट टाइम से, पर्टिकुलरली शाहजहां के टाइम से क्या हुआ था, इंडिया ने यूरोपियन आर्ट को कॉपी करना शुरू कर दिया था। बट यहां पर भी इन्होंने क्या किया, अभिनंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, इन्होंने कल्चरल में भी इंडिजिनस तरीके को कॉपी किया। तो जो भिम्बेटका
तरफ में जो केव्स थे, ट्रेडिशनल केव पेंटिंग है, उनके आर्ट फॉर्म को कॉपी करके इसे पेंटिंग्स में निकाला और इन्होंने अलग अलग जगह से देसी केव से इंस्पिरेशन ली। ऐसा ही साइंस में यदि देखा जाए तो जेसी बोस और प्रफुल्ला चंद्र ने इस समय यहां पर अपने खुद के ओरिजिनल रिसर्च किए। यानी कि मतलब क्या है, स्वदेशी में अलग अलग डायमेंशन पर रिसर्च की गई, बेनिफिट किया गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा दो क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। एक ये पूछा गया है स्वदेश बंधप समिति, तो ये कौन से मूवमेंट से एसोसिएटेड है? ये है स्वदेशी मूवमेंट से। किसने सेटअप किया? अश्विनी कुमार दत्त ने। कहां पर सेटअप किया? बरिसल में सेटअप किया। बरिसल कहां है? आज की डेट में बांग्लादेश में है। अब कोई भी मूवमेंट है वो आम जनता तक कैसे जाएगा? आम जनता तक तब जाएगा जब आप क्या करो, उनके मैसेज को एक कम्युनिटी बनाओ, एक ग्रुप बनाओ और ग्रुप के थ्रू आगे फॉरवर्ड करो। दैट इज द बेसिक आइडिया। यानी कि दिस शुड बी द केस। तो ऐसे ही स्वदेशी संगम भी बना। ये कहां पे बना? तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में बना। ये चिदम्बरम पिल्लई इसके फाउंडर थे। तो ये मूवमेंट्स, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से क्या हुआ, लोगों के जन जन तक इस मूवमेंट की जानकारी को लेके गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, उसके बाद भी स्वदेशी मूवमेंट यदि इमीडिएट कंटेक्स्ट में देखा जाए तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? सबसे पहले क्योंकि मेजॉरिटी आप देखोगे 1885 से 1905 में जो कांग्रेस के मेंबर थे वो मेजॉरिटी कौन से थे? सोशली हाई कास्ट, सोशली बहुत ज्यादा हाई कास्ट, इकोनॉमिकली अच्छी कास्ट से। कहीं पर भी इनका रिलेशन ग्राउंड लेवल के साथ नहीं था। ये एक मेजर प्रॉब्लम थी। एक्सट्रीमिस्ट लोगों का कनेक्शन था, बट ये इसे मास तक ले जाने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुए। नेक्स्ट, मुस्लिम लोगों को कभी भी इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई ऑन अ लार्जर स्केल। कुछ एक्सटेंट तक पार्टिसिपेशन हुआ था, जैसे जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो हिंदू मुस्लिम लोगों ने राखी बांधी थी एक दूसरे को, दोनों का सपोर्ट करते हुए, बट ओवरऑल पार्टिसिपेशन इन द प्रोटेस्ट बहुत कम था। एंड फाइनली सूरत स्प्लिट, जहां पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों कांग्रेस से स्प्लिट आउट हो गए। क्या है अपन देखेंगे इसके बारे में। तो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ सूरत स्प्लिट इन इंडियन हिस्ट्री? इट मार्क द डिवीजन ऑफ बंगाल। ये तो 1905 में हो गया, गलत है। इट रिप्रेजेंट द सेपरेशन बिटवीन द कांग्रेस, मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट इन 1907। यहां पर क्या हुआ, एक बात साफ हो गई कि मॉडरेट्स का काम करने का तरीका और एक्सट्रीमिस्ट का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इनके स्ट्रैटेजी कॉमन नहीं हो सकती, इनके नेता कॉमन नहीं हो सकते, और ये एक कॉमन एजेंडा नहीं ड्रॉ कर सकते थ्रू आउट द इंडिया के लिए। इस वजह से हुआ क्या, दोनों में इतने फ्रिक्शन बढ़ गए कि मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से बाहर फेंका, और यहां पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो टुगेदर मिलकर कांग्रेस बनाते थे उनका विभाजन हो गया। इसी को कहा जाता है सूरत स्प्लिट। यदि अपन बात करें, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द सूरत स्प्लिट इन 1907? तो उस समय प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं क्यों विभाजन हुआ। तो जैसे कि अपन देखें, 1905 में पहली बार बात की गई थी स्वदेशी मूवमेंट की। 1905 का सेशन कहां हुआ था? बनारस में, अंडर द लीडरशिप ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड लीडर थे, थ्रू आउट द कंट्री इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। इस वजह से यहां पर लीडरशिप को लेकर कोई मेजर इशू नहीं आया। बट अगले साल यानी कि 1906 में जब कलकत्ता में सेशन हुआ, तब यहां पर बनने लगा कि कौन लीडर बनेगा। तो एक्सट्रीमिस्ट लोगों का कहना था, जो अपन ने पढ़ा है ना, लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट थे, पिछली क्लास में अपन ने देखा था, इन तीनों में से पर्टिकुलरली लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक में से कोई प्रेसिडेंट बने। बट मॉडरेट चाहते थे उनके नेता प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने दादा भाई नौरोजी का नाम प्रपोज किया। अब दादा भाई नौरोजी बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी थे, तो क्या हुआ, चलो ठीक है मान लेते हैं यार इनकी बात, और दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट बना दिया गया। प्रेसिडेंट बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट क्या करता है, एजेंडा डिसाइड करता है, मीटिंग की कौन से रिजोल्यूशन लेना है वो डिसाइड करता है। बट यहां पर क्या हुआ, माहौल बहुत ज्यादा गर्म था, इस वजह से ऐसा हुआ कि जो स्वदेशी रिलेटेड जो भी मोशंस चाहते थे ना, रिजोल्यूशंस, वो सारे रिजोल्यूशन इनकॉर्पोरेट हो गए। तो इसमें स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन के लिए रिजोल्यूशन पास हो गया। ये अपन ने देखा, बॉयकॉट करो, स्वदेशी चीजें लाओ, और नेशनल एजुकेशन में भी अपन ने देखा नेशनल एजुकेशन ऑफ बंगाल, कॉलेज ऑफ बंगाल स्टैब्लिश हुए, ये सब हुआ। अब अगली प्रॉब्लम आई, अगला सेशन जब किया गया सूरत में 1907 में। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम आई, फिर से एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे कि नागपुर में सेशन किया जाए और यहां पर तिलक बनाया जाए
हेड। प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस का एक रूल था कि जिस भी प्रोविंस में सेशन हो रहा है, लेट्स से सेंट्रल प्रोविंस में सेशन हो रहा है, तो इनका जो प्रेसिडेंट बनेगा वो सेंट्रल प्रोविंस से ना हो। दिस इज द बेसिक आइडिया। तो यदि नागपुर में सेशन होता है तो क्या होगा कि तिलक जो महाराष्ट्र के हैं, जो पुणे के हैं, उस समय नागपुर सेंट्रल प्रोविंस में आता था, तो यहां पर सेशन किया जा सकता है। इस वजह से मॉडरेट्स क्या चाहते थे कि सूरत में सेशन हो, सूरत आ जाता है महाराष्ट्र वाले एरिया में, इस वजह से तिलक प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। तो प्लेस का जो रिलेशन है वो आता है कि कौन लीड करेगा सेशन को। दिस वाज द बेसिक रीजन। तो मॉडरेट्स कहां चाहते थे? सूरत में सेशन हो। यदि सूरत में सेशन होगा तो इनका जो वे आउट है वो मिल जाएगा। अब शुरुआत से ही मामला गर्म चल रहा था और हुआ क्या कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में लड़ाई जो बहुत ज्यादा बढ़ गई, इस हद तक बढ़ गई कि दोनों एक रूम में टॉलरेट करना मुश्किल हो गए। तो उस समय के जो लीडर थे राज बिहारी घोष, देखा अपन ने, उनको एक मारामारी में चप्पल वप्पल पड़ी, इतना एक्सट्रीम मोशन हो गया कि स्प्लिट करना पड़ा और फाइनली खत्म हो गया। इस तरीके से एजेंडा। एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे कि ये जो रिजोल्यूशन पास हुए हैं, स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन, ये सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी इसे अपनाया जाए। बट मॉडरेट्स का एजेंडा था कि ये रिजोल्यूशन को दोबारा पास करने की जरूरत नहीं है, एक्सेसिव यदि अपन एक्शन लेंगे तो ब्रिटिश हम पर हावी हो जाएंगे और हम पर अटैक कर देंगे। इस तरीके का एजेंडा था। तो कार्यकाली में और एजेंडा बनाने में दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस थे। फाइनली दैट लेड टू द स्प्लिट। अब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजी फॉलो की। इस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है RCS, रिप्रेशन, कंसिलिएशन, सप्रेशन। रिप्रेशन क्या था? हल्का सा डराया गया। तो आप बोल सकते हो डराया गया किसे? मॉडरेट्स को, कि आप अभी यदि हमारे एक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपके ऊपर अपन सीवियर एक्शंस लेंगे। जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ? एक तरीके से बेट दिया गया, कुछ हम आपको फ्रीडम देंगे, लॉस में कुछ पार्टीशन देंगे, ताकि बेसिकली मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में दूरियां बढ़ जाएं और मॉडरेट्स लॉ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। तो यहां पर 1909 का मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के लिए कहा गया कि यदि आप हमसे आके मिलोगे, ब्रिटिशर्स से बात करोगे, तो हम नया लॉ पास करेंगे जिसमें इंडियन डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। और फाइनली एक बार जब मॉडरेट्स ब्रिटिशर्स के हाथ में लग गए तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनके ऊपर कड़े से कड़े एक्शन लेकर उन्हें कंप्लीटली सप्रेस कर देना। यह स्ट्रैटेजी थी। कैसे? सबसे पहले हल्का सा प्रेशर डाल के मॉडरेट्स को डराया गया, उसके बाद कंसिलिएशन में उन्हें कुछ लालच दी गई, जैसे कुछ रिफॉर्म्स करे जाएंगे, और सप्रेशन में पूरे के पूरे एक्सट्रीमिस्ट को वॉयलेंट सप्रेस कर दिया गया। और इस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में अंतर पैदा किया गया। ब्रिटिश की सोची समझी साजिश थी। तो इसी वजह से आप देखोगे 1907 से 1911 के बीच में एक बार जब दोनों के बीच में स्प्लिट हो गई तो बहुत एक्सट्रीम कानून लगाए गए ताकि कोई भी एक्सट्रीमिस्ट अब वापस से पिक्चर में ना आए। सेडिशियस मीटिंग एक्ट, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट, सारे के सारे कानून एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर लागू हुए। नेक्स्ट अपन खत्म हो चुका है ये। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। विच स्टेटमेंट accurately reflects the significance of 1911 Delhi Darbar? It served as a platform for Indian National Congress to present their demands for the self-government. ये तो बिल्कुल बकवास है। It marked the annulment of the partition of Bengal and announcement of the shifting of the imperial capital from Calcutta to Delhi. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हुआ क्या था कि 1911 में एक दिल्ली दरबार लॉन्च किया गया। ये थर्ड दिल्ली दरबार था। अब इसमें अनाउंस किया गया कि फाइनली विभाजन खत्म कर दिया जाएगा, जो बंगाल का पार्टीशन किया गया उसे वापस जोड़ दिया जाएगा। ऐसा किस लिए किया गया? क्योंकि पहली बार जब लॉर्ड हार्डिंज आए थे उनको प्रेशर डाला जा रहा था कि आपके जब राजा आएंगे जॉर्ज V, जिनके कोरोनेशन पर ये दिल्ली दरबार आयोजित किया जा रहा था, यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो हिंदूस लोग इन्हें बॉयकॉट कर देंगे, इनकी पूरी विजिट को खराब कर देंगे। इसी प्रेशर में आके लॉर्ड हार्डिंज ने यह डिसीजन लिया था। तो 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ। कौन गवर्नर थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। वहीं पर आप देखोगे 1911 में यह विभाजन को कैंसिल कर दिया। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंज। दिस इज अ बेसिक आइडिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, 3 दिल्ली दरबार हुए थे। सबसे पहला 1877 में हुआ था। इसके बारे में अपन ने देखा है, लॉर्ड लिटन के टेन्योर में हुआ था।
1858 के एक्ट में अनाउंस किया गया था कि जो क्वीन विक्टोरिया हैं वो अब एम्प्रेस बन जाएंगी। तो 1877 का जो दरबार हुआ उसमें इन्हीं क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया। नेक्स्ट यदि अपन बात करें 1903 में एक और दिल्ली दरबार हुआ था, सेकेंड वन। यहां पर एडवर्ड 7 जो थे वो सक्सेस किए थे, उनका राजा वो बने थे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि सबसे पहली बार एक टेलीग्राफ स्टेशन सेटअप किया गया था। उस टेलीग्राफ से एक्चुअली पहली बार जो स्पीच राजा ने लंदन में दी थी उसे यहां पर टेलीग्राफ किया गया था। और फाइनली दिल्ली दरबार ऑफ 1911 में तो पहली बार इन्होंने यहां पर अटेंड की थी, इंडिया में आके अटेंड की थी। लॉर्ड हार्डिंज थे और इसी में अनाउंस किया गया कि कैपिटल को कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली में ट्रांसलेट किया जाएगा। अब यहां तक आ चुके हैं अपन, बंगाल के पार्टीशन के बारे में अपन खत्म कर चुके हैं। तो एक तरफ से अपन ने बंगाल के पार्टीशन से अनाउंस किया, जहां पर अपन ने देखा मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ने अलग अलग तरीकों से योजनाएं बनाई और कहीं ना कहीं ये इसलिए सक्सेसफुल हो गई क्योंकि 1911 में इस पार्टीशन को रद्द कर दिया गया था। अब एक और बात अपन समझते हैं क्या हुआ। एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने पहली बार कॉमन लोगों को इन्वॉल्व करने की बात करी थी, उनके दिमाग में एक नेशनलिस्ट फर्वर को जगाया था, देश के जो प्रति प्यार था, नेशनलिज्म फीलिंग थी, पेट्रोइटिज्म, उसे जगाया था। प्रॉब्लम क्या हुई, जब ये फीलिंग जगी अब क्या हुआ, अचानक से 1907 का सूरत स्प्लिट हुआ और सारी की सारी नेशनल एक्टिविटीज बिल्कुल नीचे गिर गई, बिल्कुल डाउन हो गई। अब क्या किया जाए, तो जो कॉमन मैन, जो यूथ थे, जो बहुत ही पैट्रियोटिक फीलिंग से अरोस थे, उन्होंने उनकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया, रिवॉल्यूशनरी पाथ ले लिया। ऐसा पाथ ले लिया जहां पर बहुत बार असैसिनेशन, बम और वॉयलेंट एक्टिविटीज से ये ब्रिटिशर्स को हराना चाहते थे। इसी को बोला जाता है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। अब अपन सबसे पहले देखते हैं, अलग अलग स्टेट वाइज देखेंगे क्या क्या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी। पहले अपन बंगाल में देखेंगे, महाराष्ट्र में देखेंगे, पंजाब में लिमिटेड थी और इंडिया के बाहर भी ये फैल गई। यही अपन इस वीडियो में नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले यदि अपन देखें तो बहुत सारी बंगाल में सेटअप हुई थी, जैसे कि अनुशीलन समिति, मिडनापुर सीक्रेट सोसाइटी, बहुत सारी ऐसे सोसाइटी सेटअप किए गए थे जिनका मेजर काम क्या था, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, यानी कि वॉयलेंट अप्रोच फॉलो करते थे। इनका क्या काम था कि ब्रिटिशर्स को हर तरीके से अपोज करो, कैसे, वॉयलेंस यूज करके उन्हें मारो, पैसा इकट्ठा करने के लिए डकॉइट करो और इस तरीके से आप ब्रिटिशर्स के दिमाग में इनके प्रति डर पैदा कर दो ताकि वो इंडिया छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं। यानी कि वॉयलेंस, आर्म्स, एम्यूनिशन का यूज करके ब्रिटिशर्स के जो टॉप अधिकारी हैं उनको मारो और इंडिया से बाहर भगाओ। दिस वाज द एजेंडा। तो यदि आप अपन स्टार्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन, विच वॉज नॉट द बिलीफ फॉलोड बाय द रिवॉल्यूशनरीज, नॉट बोला है। एम्फेसिस ऑन स्ट्राइकिंग टेरर, ये तो डेफिनेटली है। रिलायंस ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्ट ऑफ वॉयलेंस अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट, ये भी है। एडवोकेसी फॉर मास पार्टिसिपेशन, नहीं, मास पार्टिसिपेशन नहीं है। इंस्पिरेशन फ्रॉम इंटरनेशनल स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन, ये भी सही बात है क्योंकि इन्होंने रशियन और आयरिश लोगों से इंस्पिरेशन ली थी। तो इनकी इंस्पिरेशन थी रशियन निहिलिस्ट और आयरिश नेशनलिस्ट। तो वही मेथड था जो अपन ने वॉयलेंस को यूज करके असैसिनेट करो लोगों को। नेक्स्ट, अब सबसे पहले अपन बंगाल में बात कर रहे हैं क्या क्या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई। हु वाज द फाउंडर ऑफ अनुशीलन समिति स्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1902, 1902 में कौन सी रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी स्टैब्लिश हुई थी, अनुशीलन समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, इसको एक एक वर्ड्स को ध्यान रखना है। ये क्या है, रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी। कई बार ये आ जाता है अनुशीलन समिति किस चीज के लिए फेमस थी, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। तो ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए। कब सेटअप हुई थी, 1902 में। कहां पर सेटअप हुई थी, कलकत्ता में। किसने स्टैब्लिश की थी, ये क्वेश्चन है। स्टैब्लिश किया था प्रोथिमा मित्र ने, ठीक है, मित्र ने। तो फाउंडेड बाय पी मित्र इन कलकत्ता इन 1902। इसमें यदि आप देखोगे बरिंद्र कुमार और जतिन नाथ बैनर्जी भी मौजूद थे। उतने इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, ये जतिन नाथ बैनर्जी इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बार आगे आएगा इसलिए। अब यदि अपन देखें अनुशीलन समिति जो फाइनल थी, बाद में ये 2 पार्ट में टूट गई। एक था युगांतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अपन इसे पढ़ेंगे, और साइमल्टेनियसली ढाका अनुशीलन समिति, यानी कि ईस्ट बंगाल की जो अनुशीलन समिति थी, एंड दिस वाज ऑफ वेस्ट बंगाल। युगांतर एंड ढाका, युगांतर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो युगांतर ग्रुप है
ये क्या था, अनुशीलन समिति के ही एक ग्रुप था। इसका हेडक्वार्टर कहां था, ईस्ट में था, कैलकाटा में था। ठीक है, इनका एक जर्नल आता था युगांतर। कौन बनाया था, घोष ब्रदर्स अपन ने किया है, वही बरेंद्र कुमार घोष था। इस जर्नल युगांतर का क्या था, ये एक तरीके से सारे रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को प्रमोट करता था कि आप हमें पैसा दो, आप इन्हें मारो, ब्रिटिशर्स का ऑपरेशन मत सहन करो, इस तरीके के रिवॉल्यूशनरीज आइडिया प्रमोट करता था। और इन्होंने एक बॉम्ब फैक्ट्री बनाई थी, कहां पर, मनिकताला, यहां पर बॉम्ब फैक्ट्री बनाई थी। और यहीं से लोगों अपन देखेंगे आगे असैसिनेट करने के लिए यहीं से बम बनाए गए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसी से, एक मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी। तो क्या था, अब इन्होंने अपने तौर तरीके से लोगों को असैसिनेट करने की बात करी। और यहीं पर सबसे पहले अपन ने देखेंगे किंग्सफोर्ड, ये क्या थे, एक वाइट जज थे। कैसे जज थे, जो बहुत ही अनपॉपुलर थे, माना जाता था एंटी इंडिया, इंडियंस लोगों के अगेंस्ट हर बातें करते थे, बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर थे। तो इनके ऊपर बम फेंकने की एक नीति बनाई गई, जिसमें प्रफुल्ला चाकरी और खुदीराम बोस इन्वॉल्व थे। ये दोनों इन्वॉल्व थे, बम फेंका गया, हालांकि ये बच गए और इनके बदले 2 यूरोपियन लेडीज मारी गई। दिस वॉज अ बेसिक आइडिया। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए और किससे एसोसिएटेड है। ये असैसिनेशन ऑफ किंग फोर्ट से एसोसिएटेड है। तो ऐसा ही एक और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ। यहां पर क्या हुआ, जो पिछला मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस देखा अपन ने, उसमें बम बनाने की जो नीति थी, बम कहां से आया, ये ब्रिटिशर्स ने इन्वेस्टिगेशन की। इसी इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ। तो ये पाया गया कि मनिकतला बम फैक्ट्री जो है, ये अनुशीलन समिति की युगांतर ग्रुप से एसोसिएटेड है। इसी वजह से इन पर कार्यवाही की गई। कौन इसके ओनर हैं, तो घोष ब्रदर्स जो थे, दोनों ही ओनर हैं। अब इसी वजह से दोनों के दोनों घोष ब्रदर्स, औरोबिंदो और बरिंद्र घोष के अगेंस्ट कुछ सजा अनाउंस की गई। बट औरोबिंदो घोष को क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, इन्हें डिफेंड कर लिया गया। इनके डिफेंस लॉयर थे चितरंजन दास। इन चितरंजन दास जी ने इन्हें डिफेंड कर लिया। लेकिन इनके भाई बरिंद्र घोष थे, ये ओनर थे, इन्हीं के नाम पर युगांतर ग्रुप था। इसी वजह से हुआ क्या, इनको क्या मिली, पहले डेथ सेंटेंस मिली, फिर वापस से अपील करने में इन्हें लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट की सजा मिल गई। तो इस तरीके से अलीपुर कॉन्स्पिरेसी। एक टर्म और रहेगा, एक और कॉन्स्पिरेसी है, वो है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिल्ली कॉन्स्पिरेसी इन 1912 सॉरी। So it involved an attempt to assassinate Viceroy Hardinge during his official entry into the Delhi. This is a correct statement. ठीक है, this was Delhi conspiracy. अब ध्यान रखिएगा, अपन 3 कॉन्स्पिरेसी पढ़ लिए। सबसे पहले यदि अपन पढ़े तो मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी पढ़े, दूसरा अपन ने पढ़ा अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, और तीसरा अपन ने पढ़ा दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। ये तीनों के तीनों कॉन्स्पिरेसी किससे साथ एसोसिएटेड है, युगांतर ग्रुप से। और युगांतर ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। तीनों में हुआ क्या था, यहां पर मुजफ्फरपुर के एक जज थे किंग फोर्ड, उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई। अलीपुर में जो बम बनाया, उसकी वजह से घोष ब्रदर्स को ऊपर नाम आया, जिसमें बरिंद्र घोष को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिली, और वहीं पर दूसरे को भाई छूट गए। दिल्ली में क्या हुआ, लॉर्ड हार्डिंज ने जब एंट्री मारी तो इनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई। दिस आर द 3 कंट्रोवर्सीज मेजर, सारी जो युगांतर के साथ एसोसिएटेड है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में। 8-10 मेजर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 3 ये हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी हो गया। नाउ हु लेड द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस इन 1912, कौन कौन लीड किया, तो वो थे सचिन सान्याल एंड राज बिहारी बोस। दीस वर द 2 हु लेड द कॉन्स्पिरेसी। तो कौन लीड किया, यदि अपन सारे फिगर्स को देखें 1912 की दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में, तो लॉर्ड हार्डिंज को असैसिनेट करने की कोशिश की गई। जो प्लानर थे राज बिहारी बोस और सचिन सान्याल थे। और किन लोगों ने एग्जीक्यूट किया और जिनको बाद में पनिशमेंट मिली, बसंत कुमार और अमीर चंद। ठीक है, ये दोनों को फाइनली एग्जीक्यूशन इन्होंने किया और इन्हें सजा मिली थी, बाद में कन्विक्ट हुए थे। तो दिस वॉज अबाउट बंगाल। बंगाल के साथ अपन और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी एसोसिएटेड है। अब ये एक प्लान है जिमरमैन प्लान, इसके बारे में देखते हैं। व्हाट वाज अ जिमरमैन प्लान ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये भी युगांतर ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए यहां पर ये क्वेश्चन है। So, a plan to import German arms and organize a guerrilla force
फॉर एन ऑल इंडिया इंसरेक्शन, अ स्ट्रैटेजी टू नेगोशिएट पीस टॉक्स, बिल्कुल गलत। कवर्ट ऑपरेशन टू सप्लाई आर्म्स टू ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया, ब्रिटिश फोर्स को क्यों करेंगे सप्लाई। कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो द कॉलोनियल गवर्नमेंट थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स, डिप्लोमेटिक मीन्स से कभी भी तो नहीं किया जा सकता, आंसर इज ए। तो हुआ क्या था, जो युगांतर ग्रुप था, युगांतर ग्रुप ने वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटेन किसके अगेंस्ट फाइट कर रहा था, ब्रिटेन और जर्मनी दोनों अगेंस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में था। तो इन युगांतर ग्रुप वालों ने जर्मनी को कंसल्ट किया जो ब्रिटिश के ओपोनेंट थे, और इनसे आर्म्स लिया, इंपोर्ट कराया, और माना गया था कि ये सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस लेंगे, और जैसे सप्लाई होगी सारे लीडर्स कुछ कुछ पॉकेट्स में ऑल इंडिया एक रिबेलियन ऑर्गेनाइज करेंगे जो थ्रू आउट द इंडिया ब्रिटिशर्स को वॉयलेंटली ओवरथ्रो कर देंगे। इसी प्लान को बोला गया है जिमरमैन प्लान। बट हुआ क्या था, ये प्लान लीक हो गया। देखोगे आप जब भी ऐसे प्लान किए गए हैं, गदर पार्टी ने भी ऐसा ही प्लान किया था, आगे अपन देखेंगे। इसके पहले युगांतर का ये वाला प्लान फेल हो गया। उसके बाद आप वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी आप देखोगे जो आईएनए थी, इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ प्लान किया था जापान के साथ मिलकर, वो भी फेल हो जाएगा। तो ऐसे प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि ये जो सारे के सारे प्लान थे ये लीक हो जाते थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स को पहले से पता लग जाता था कब अटैक होने वाला है, और वो उस हिसाब से प्लान कर लेते थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं महाराष्ट्र में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो बंगाल में अपन ने देख लिया, मेजर युगांतर ग्रुप है बंगाल का, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहला यदि अपन ने बात किया तो अनुशीलन समिति थी। अब यदि महाराष्ट्र में आते हैं तो वाई वेर द रामोसी पीजेंट फोर्स लेड बाय वासुदेव बलवंत फाटके इन 1879 फेमस, यहां पर फेमस भी आएगा। तो फॉर द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, गलत। ये रिवॉल्यूशनरी की बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे, आर्म्ड तरीके से थ्रो करेंगे। तो यही है रामोसी पीजेंट्स, आर्म्ड तरीके से थ्रो, इनको ब्रिटिशर्स को बाहर फेंकने की बात करेंगे। फॉर देयर रोल इन इनिशिएटिंग प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन महाराष्ट्र, फॉर इनिशिएटिंग एन आर्म्ड रिवॉल्यूशन एंड डिसरप्टिंग कम्युनिकेशन लाइंस टू रिड द कंट्री ऑफ ब्रिटिशर रूल। सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, एक बात देखिए, ये कब फॉर्म हुए हैं, ये फॉर्म हुए हैं रामोसी पीजेंट्स कब फॉर्म हुए हैं, 1879। कांग्रेस कब फॉर्म हुआ था, 1885 में। कांग्रेस से फॉर्म होने के 6 साल पहले ये फॉर्म हुई थी ऑर्गेनाइजेशन पीजेंट्स, रामोसी पीजेंट्स। और इन्होंने क्या किया, पीजेंट्स के ग्रुप ने उस समय रियलाइज कर लिया कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर फेंकने की जरूरत है। तो जहां पर कांग्रेस उस समय अस्तित्व में नहीं आई थी, और आई तो इतने सालों के बाद रियलाइज करी कि ब्रिटिशर्स आर द एक्सप्लॉइटेटिव मींस, वहीं पे एक पीजेंट के ग्रुप ने 1879 में ही ये रियलाइज करके ओवरथ्रो करने की कोशिश करी। बहुत बड़ी बात है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब यहां पर एक अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पुणे कॉन्स्पिरेसी 1897। यदि आपको याद होगा, सबसे पहला केस अपन ने सेडिशन का देखा था, किसके अगेंस्ट लगा था, तिलक के ऊपर लगा था। क्यों लगा था, क्योंकि तिलक ने बहुत बार रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को प्रमोट किया है, और इसी 1890s में प्लेग चल रहा था पुणे में, और बहुत बार अपनी राइटिंग से तिलक जी ने क्या किया था, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को प्रमोट किया था। इन्हीं के राइटिंग से इंस्पायर होकर जो इनकी न्यूज़पेपर केसरी, अपन ने ये सब देखा हुआ है, केसरी में पब्लिश हुआ था, उनसे इंस्पायर होके दो भाइयों ने जो पुणे के प्लेग कमिश्नर थे उन्हें मार दिया गया। उनका नाम क्या था, रैंड था, उनका नाम था चापेकर ब्रदर्स। चापेकर ब्रदर्स ने रैंड को मार दिया था, इसी को कहा गया है पुणे कॉन्स्पिरेसी। यही तो रिवॉल्यूशनरी है, आप वॉयलेंट तरीके से लोगों को मार रहे हो, दिस इज रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र की, मित्र मेला। मित्र मेला को किसने फॉर्म किया था, वीडी सावरकर और इनके भाई जीडी सावरकर ने फॉर्म किया था। यही मित्र मेला बाद में अभिनव भारत के रूप में ट्रांसलेट हो गई, जो कि 1904 में ट्रांसलेट हुई, जो मैजिनी की यंग इटली से इंस्पायर्ड थी। तो ये मैजिनी बहुत फेमस कैरेक्टर है, वर्ल्ड हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं मैजिनी इटली के फेमस लीडर क्वालिटी है, बहुत ही फेमस लीडर हैं। तो पंजाब में बहुत लिमिटेड था, मेजर जो था अजीत सिंह ने लीड किया था, भारत माता सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था, बहुत लिमिटेड थी। देखा है अपन ने, जैसे कि 1857 के एक्ट में भी जो मेजर पंजाबीज थे उन्होंने किसका साथ दिया था, ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। इसीलिए यहां पर आप देखोगे धीरे धीरे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज आई थी भगत सिंह के जमाने में, और उस समय उनका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन था। जब आप देखोगे HSR इन्होंने बनाई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, आगे अपन देखेंगे। बट इनिशियल डेज में पंजाब में बहुत लिमिटेड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए सपोर्ट था, इसलिए एक नाम ही आप ध्यान रख लो, काफी है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो इंडिया के बाहर हुई, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, हर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा डेप्थ हुई है। आपको बस एक टेबल याद रखना है जो मेजर कवर आउट करेगा, दैट इज इट। इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो सबसे पहले इंडिया हाउस स्टैब्लिश किया गया था 1905 में, लंदन में स्टैब्लिश किया गया था। ये क्या काम था, ये जितने भी रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे उसे ब्रिटेन में प्रमोट कर रहे थे। क्या था, इंडिया में फ्रीडम बहुत कम थी, प्रेस सेंसरशिप थे। वहीं पे यूरोप में, लंदन में क्या था, फ्रीडम ऑफ प्रेस थी, एक्सप्रेशन था। तो यहां पर रिवॉल्यूशनरीज जाके अपने आइडियाज को ओपनली प्रोपोगेट कर सकते थे। इसलिए इन्होंने एक मेजर ग्रह चुना, एक गढ़ चुना इंडिया हाउस को, जहां पर अपने आइडियाज को प्रमोट करें। कौन स्टैब्लिश किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, एसके वर्मा जी ने स्टैब्लिश किया था। यदि आप देखो, इनका एक फेमस पेपर था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जिसमें ये सारे आइडियाज को प्रमोट करते थे। यहीं पर अब क्या हुआ, लंदन में जैसे ही ब्रिटिशर्स को पता, तो इन्होंने कर्टेल कंडीशंस रेस्ट्रिक्ट करने लग गई। एक लीडर थे, उनका असैसिनेशन हो गया, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कंडीशंस को मजबूत कर दी। इस वजह से क्या हुआ, लंदन से ये शिफ्ट हो गई बर्लिन में, जर्मनी में, जहां पर एक इंडिया हाउस जैसी कमिटी बनी, बर्लिन कमिटी, जिसे वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी ने बनाया था। यही जिमरमैन प्लान को असैसिनेट करी, जो अपन ने देखे जर्मनी से आर्म्स लेके वर्ल्ड वॉर 1 के समय ब्रिटिशर्स को हराने की नीति बनाई थी युगांतर ग्रुप के साथ मिलके। अब जब जर्मनी में भी दाल नहीं गली, तो ये ज्यादा फ्रीडम कहां थी, यूएस और कनाडा में थी। तो ये यूएस और कनाडा में मूव कर गए। तो यूएस में मूव करे, स्वदेश सेवक होम कहां पर, वैंकूवर कनाडा में सेटअप किए, और यूनाइटेड इंडिया हाउस ये सियाटल में सेटअप किए। दोनों के दोनों जीडी कुमार ने सेटअप किए थे। यहीं पर आप देखोगे जीडी कुमार ने स्वदेश सेवक नाम का एक पेपर भी लॉन्च किया था। ध्यान क्या रखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखो, ठीक है। किसने बनाया, इंडिया हाउस लंदन में 1905 में एसके वर्मा जी ने बनाया। उसके बाद बर्लिन कमिटी चट्टोपाध्याय जी ने बनाया। जीडी कुमार ने स्वदेश सेवक होम और यूनाइटेड इंडिया हाउस बनाया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गदर मूवमेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है जो लीड हुआ। Who founded the Gadar movement in 1913 by organizing the Indian community in North America? ठीक है, तो वो थे लाला हरदयाल, ठीक है। अब बहुत बार क्या होता था, वॉर्स में कुछ इंडियंस लोग गए, वहीं पर बस गए, चाहे वो वॉर में फाइट किए या कुछ सेटल हुए। ये सारे के सारे लोगों को एक ऑर्गेनाइज्ड रिबेलियन, रिवॉल्यूशन ऑर्गेनाइज करने के इंडिया में किया गया, एक ग्रुप बनाया गया, इसी को गदर मूवमेंट कहा गया। तो इनका प्लान क्या था, सबसे पहले ये कहां पर बेस थी, सैन फ्रांसिस्को में, यानी कि वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएस में बेस थी। इनका एक न्यूज़पेपर था जो इनकी एक्टिविटीज का माउथपीस था, जिससे ये अपनी एक्टिविटीज को प्रमोट करते थे, चंदा मांगते थे। और ये सबसे पहले 1913 में सेटअप हुआ था। 1913 में सेटअप हिंदी एसोसिएशन के नाम से हुआ था, जो कि बाद में बदलकर गदर पार्टी बन गई। इसी में यदि आप देखोगे, इनका क्या आइडिया था, बिल्कुल ही रिवॉल्यूशनरी आइडिया था कि हम यहां से लोगों को आर्म्स देंगे, मनी देंगे, और जब सही समय आएगा तो हम इंडिया जाएंगे, इंडिया में इन आर्म्स और मनी को यूज करके ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करेंगे और ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर फेंकेंगे। यही एक आइडिया था। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, गदर बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, जितने भी गदर एसोसिएशन, बट फाइनली गदराइट्स का जो प्लान कैसे एग्जीक्यूट होने का मौका आया, दो इंसिडेंट के नाम से आया। सबसे पहले कोमागाता मारू इंसिडेंट, और सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 ब्रेकआउट होने का। क्या है, दोनों के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले कोमागाता मारू के बारे में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोमागाता मारू इंसिडेंट इन द इंडियन हिस्ट्री? अ शिप कैरिंग सिख एंड पंजाबी मुस्लिम पैसेंजर्स bound for Vancouver from Singapore was denied entry into the Canadian authorities in 1914। यही सही है। अब हुआ क्या था, बेसिकली जो यहां से सिंगापुर से जा रही थी शिप, इंडियंस, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को कैरी करके जाना था कनाडा में। जैसे ही ये शिप कनाडा पहुंची, ब्रिटिशर्स ने अपना इन्फ्लुएंस लेके इस शिप को कनाडा में उतरने नहीं दिया। तो हुआ क्या, बेसिकली इस शिप को वापस भेज दिया गया जापान की ओर। तो जापान इसको जाना था, बट जैसे ही ये शिप रास्ते में थी, एक इंसिडेंट हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 ब्रेकआउट हो गया। अब इसी बीच क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 ब्रेक हो गया, तो इसे इंडिया में डाइवर्ट कर दिया गया कैलकाटा पोर्ट की तरफ। अब इसी बीच इतने समय से इन्हें घुमाया जा रहा है, पहले कनाडा में एंट्री नहीं मिली, वहां पर प्रोटेस्ट चलते रहा, उसके बाद यहां इंडिया में, कनाडा में कैलकाटा में उतारा गया, इन्हें जबरदस्ती अपने अपने गांव भेजा गया। तो इसी भगदड़ में हुआ क्या था,
कि बहुत सारे जो शिप के लोग थे उनकी डेथ हो गई। दिस वॉज अ बेसिक सिनेरियो। अब माना जाता है जो भी डेथ हुई वो कैनेडियन अथॉरिटीज अपने ऊपर मानती है, और कनाडा में यदि आपको पता होगा तो बहुत सिग्निफिकेंट पंजाबीज प्रेजेंट हैं। इसीलिए जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, अपने पिछले टेन्योर में ओपनली माफी मांगे थे, अपॉलजी मांगे थे कि कोमागाता मारू इंसिडेंट में कनाडा की गलती है और हमें शिप को जो इमिग्रेशन में क्लियर कर देना चाहिए था और लोगों को उतरने देना था, तो इतने लोगों की डेथ नहीं होती। ये पिछले टेन्योर में बात है इनकी। तो दिस वाज अ बेसिक सिनेरियो ऑफ कोमागाता मारू। क्या था? बस एक शिप था जिसे कनाडा में उतरने नहीं दिया गया। कहां से कहां तक की शिप थी? सिंगापुर से वैनकूवर की शिप थी कनाडा में, जिसे जापान भेजा गया जबरदस्ती वापस, और वर्ल्ड वॉर 1 ब्रेक होने की वजह से बीच में इसे कलकत्ता में उतार दिया गया। तो दिस इज व्हाट इज द गदर कॉन्स्पिरेसी। तो गदर में क्या किया गया? जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 ब्रेकआउट हुआ तो दो लोगों ने लीड किया, सचिन सान्याल और राज बिहारी बोस। ये देखोगे आप, राज बिहारी बोस का बहुत ज्यादा नाम आता है आईएनए में भी। अब इंडियन नेशनल आर्मी जब अपन पढ़ेंगे 1940s में, 1942 में इन्होंने लीड किया था, तो यहां से इन दोनों ने लीड किया। अगेन फिर प्लॉट लीक हो गया और इन्हें बाहर भेज दिया गया, इन्हें वापस भेज दिया गया। दिस वाज अ स्टोरी ऑफ गदराइट्स। और इसी के साथ गदराइट मूवमेंट भी एक इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया में फेल हो गया। यानी कि अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपनी गलतियों से सीखकर दोनों मॉडरेट्स और कांग्रेस वापस से, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट वापस से यूनाइट हो जाएंगे 1916 के लखनऊ पैक्ट में। और उसके बाद अपन देखेंगे एक स्टेज सेट हो रहा है गांधी जी की एंट्री के लिए, जहां पर सबसे पहले होम रूल लीग मूवमेंट तिलक और एनी बेसेंट लीड करेंगे, और उसके बाद कंसिक्वेंटली गांधी जी की एंट्री के बाद मेजर मूवमेंट्स होंगे, एंड फाइनली विल क्विकली रीच टू द 1947 और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई बीच में। So that's all for this. I hope you liked it. So thank you.